नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट इजलास के दूसरे दिन से, यानी पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जो है वो कल शुरू हुआ। कल भी 12 बजे तक ज़ेर इल्तिवा रही कार्रवाई अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से, और पूरा दिन जिस तरीके से हमने कल बताया था कि पूरा दिन कुछ वक्फे के लिए, कुछ वक्त के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई बहाल भी फिर मुलतवी कर दी गई। सिलसिला पूरा दिन भर जारी रहा। आज भी सुबह के अव्वलीन सातों से पार्लियामेंट के इजलास के आगाज़ के साथ ही जो अपोजिशन की हंगामा आराई हुई, ख़ास तौर पर SIR को लेकर जो मुल्क भर में चल रहा है, मुल्क की 12 रियासतों में जो SIR चल रहा है उसको लेकर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई हुई। अपोजिशन ने उस पर एक सेहतमंद बहस का मुतालबा हुकूमत से किया, ट्रेजरी बेंच से किया, मगर वो मुतालबे को हुकूमत मुसलसल नज़रअंदाज करती रही और फिर 12 बजे तक जो है कार्रवाई को, पार्लियामेंट लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। इसी से हम शुरुआत करते हैं। जी सजाद साहब। ये देखिए, आज दूसरा दिन है पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का, और अफसोस का मकाम ये है कि दूसरा दिन भी जो है शोर व गुल की नज़र हो गया है। देखिए, जैसे ही पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने जो है SIR पे फौरी तौर पे मुबाहिस कराने का जो है मुतालबा किया और इस मुतालबे के बाद जो है हुक्मरान बेंचों की तरफ से जो है इसकी मुखालिफत की गई, जिसके बाद जो है एक शोर शराबा जो है शुरू हो गया। देखिए, अपोजिशन अरकान ने पहले तो पार्लियामेंट के आगाज़ से कबल आज 10:30 बजे जो है पार्लियामेंट के बाबत दाखिले पे एहतजाज किया, और इस एहतजाज में अपोजिशन का एक कहना था कि SIR के ज़रिए आवाम के वोट के हक़ को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो उनका एक कहना था कि देखिए, अपोजिशन कह रही है कि SIR जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 12 रियासतों में अभी लागू है, पहले मरहले में बिहार में हुआ था और बिहार के इलेक्शन का क्या हाल हुआ ये सभी जानते हैं। दूसरे मरहले में 12 रियासतों में SIR का काम जारी है, और हर रियासत से जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बहुत तशवीशनाक है। यकीनन BLOs के अमवात की जो खबरें हैं वो काबिल तशवीश है। बूथ लेवल ऑफिसर का मुतय्यन करना इलेक्शन कमीशन किया करता है। हमने माजी में भी हमारे इस प्रोग्राम में ये बात पर मतलब इस तरफ इशारा किया है कि रियासत के मुख्तलिफ महकमों से ये BLOs को जो तकर्रुर किया जाता है उनका, उनसे ये काम लिया जाता है। BLOs की अचानक नागहानी हालात में अचानक से अमवात और पुरस्कार अमवात जो है वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो वो ये एक नया मोड़ SIR का जो सिलसिला है वो उसने ले लिया। देखिए, सीधी कल जो है मैं अखिलेश यादव की जो है बयान देख रहा था, पार्लियामेंट के बाहर बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो BLOs हैं ख़ुदकुशी करने की उन्होंने ये वजह बताई कि एक BLO को जितना काम दिया जा रहा है कि वो कर ही नहीं सकता। उनका ये कहना है कि एक फॉर्म भरने के लिए 1 घंटा होता, आधा घंटा होता है, और उनका ये कहना है कि पहले तो BLOs को ट्रेनिंग नहीं दी गई। जी, मतलब ये कि वो फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो वो खुद कंफ्यूज हैं कि फॉर्म कैसे पुर किया जाए। तो उनका ये कहना था कि इतनी उजलत में ये काम क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने जो है इसी पे सवाल उठाया कि इतनी उजलत क्यों है इलेक्शन कमीशन को। इतना काम 1 महीने में 12 स्टेट्स में जो है करोड़ा लोगों के, करोड़ा वोटर्स के जो है नामों का इंदराज, उनके नाम का इंदराज, उनके पता, उनका बाप का नाम, उनका आधार कार्ड, उनका जो है पैन कार्ड, इनका एड्रेस, उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, उनका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें, सारे कालम जी, एक BLO कैसे जो है पुर करेगा। एक BLO से कहा जा रहा है कि 8 लाख जो है, एक गली में 8 लाख लोगों को आप एक दिन में कवर करना है। जी, ये अखिलेश यादव का कहना है कि या तो इलेक्शन कमीशन पागल हो गया है या फिर जो है ये चाहते हैं कि काम हो ही ना। देखिए जैसा एक असेंबली हल्के में कम से कम जो है 1 लाख से 1.25 लाख वोटर होते हैं। एक औसतन अगर हम पकड़ कर चले, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम का भी सिलसिला है, तो औसत अगर पकड़ के चले तो एक असेंबली हल्के में 1 लाख
वोटर अगर है तो एक असेंबली हल्के के 30-35 हजार, अगर एक डिवीजन में 25,000 एक डिवीजन में वोटर है तो 25,000 वोटर्स का, जैसा कि आपने इससे कबल भी बताया था, वो तफसीलात जब पेश कर रहे थे उसमें आपने कहा था कि कम से कम एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, SIR का एक फॉर्म फिलअप करने के लिए एक BLO को लगभग 35 से 45 मिनट का वक्फा लगेगा। बिल्कुल। अगर 25,000 30,000 अगर एक डिवीजन में वोटर है और उनको अगर करना है तो उसके लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया है वो काफी कम है। और फिर वो जो दबाव डाला जा रहा है BLOs पर, अपोजिशन का ये इल्जाम है कि उन इलाकों में, उन असेंबली हल्के जात में, मगरबी बंगाल के उन असेंबली हल्के जात में जहां पर बीजेपी को वोट मिलने की तवक्को नहीं है, वहां के नामों को हज़फ कराने का काम BLOs के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। इस तरीके का इल्ज़ाम कांग्रेस भी लगा रही है और इस तरीके का इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी पर लगा रही है। ये बिल्कुल देखिए, इसी इल्ज़ाम के चलते जो है ये BLOs पे प्रेशर और फिर जो है काम नाकाफ़ी होना। अब देखिए 1 महीना हो गया है, अब 14 दिन का और टाइम दिया गया है, तो आप इतनी उजलत क्यों कर रहे हैं? इतनी आपको जल्दी क्या है? इतनी क्या आपके अंदर घबराहट है? क्या दहशत है? क्या वहशत है? क्या आपके अंदर जो है राज है? क्या जो है आप करना चाहते हैं? ये सारे सवालात अपोजिशन करना चाहता है पार्लियामेंट में, और इसके लिए अपोजिशन जो है बहस कराना चाहता है, तो हुकूमत जो है बहस करने को तैयार नहीं है इस मामले पे, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है एक दिन तो गया पानी में, अब दूसरा दिन भी जो है जिस तरह की सिचुएशन है, आज का दिन भी जो है कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मालूम हो रहा है। यकीनन अब जिस तरीके की शुरुआत आज दिन में हुई है, ऐसे लग रहा है कि कल जिस तरीके से तातुल का शिकार बनाया गया, बारहा मुलतवी किया जाता रहा पार्लियामेंट का इजलास, उसी तरीके का काम जो है आज भी होने वाला है। ये तमाम चीज़ों के दरमियान में, ये हंगामा आ रही के दरमियान में, ये 14 बिल है जो मरकजी हुकूमत, जो ट्रेजरी बेंच है, जो पार्लियामेंट में पेश करके उसको मंजूर करवाना चाह रहे हैं। उसमें एक बिल जो है 2 तारीख को तवक्को की जा रही थी कि एक बिल पेश किया जाए, एक्साइज जो है, एक्साइज के मुताल्लिक जो बिल है, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, मरकजी आबकारी तरमीमी बिल जिसको हम कह सकते हैं 2025, उसको पेश करने का मंसूबा किया जा रहा था। इस बिल के तहत निर्मला सीतारमन चाहती है कि आबकारी, मतलब जो अल्कोहल के जो अशियाजात हैं उनकी कीमतों में इजाफा करे, तंबाकू का जो अशिया मसनूआत हैं उस पर इजाफा करे, उस इजाफे के ज़रिए जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है उसमें इजाफा करे, और उसकी जो आमदनी है वो आमदनी में हुकूमत को जो हो रही है उसमें इजाफा करे। तो ये तमाम एक तरफ हंगामा आ रही चल रही है। आप अपोजिशन को, जैसा कि सज्जाद साहब ने भी कल कहा था, मैंने भी ये कल कहा था कि वज़ीर आज़म ने एक नई रिवायत कायम की है नए पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट में आने से कबल जो है इजलास जिस दिन शुरू होता है पहले दिन, पार्लियामेंट के ऐवान में दाखिल होने से कबल वो है जो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया से खिताब करते हैं, मीडिया के सवालात का जवाब नहीं देते, मीडिया से वो रास्त खिताब करते हैं और रास्त खिताब करते हुए एक ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक हंगामा खड़ा हो जाता है। कल भी उन्होंने इस तरीके की गुफ्तगू की, ड्रामेबाजी कहा, अपोजिशन की जो मतालेबात है, अपोजिशन का जो शोरगुल है, अपोजिशन का जो पार्लियामेंट के अंदर ऐवान के अंदर एहतजाज है, उसको ड्रामेबाजी कहा, और ये कहा कि अगर आपको नारे लगाना है तो इन इलाकों में जाकर लगाए जहां पे आप शिकस्त खाकर आए। ये अफसोस की बात है, वजीर आजम के मुंह से ये इस तरीके के अल्फाज जो है वो शोभा नहीं देते, उन्हें वो जचते नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़े आईनी ओहदे पर वजीर आजम फायज है और आप एक गली के एक लीडर की तरह बात करते हैं पार्लियामेंट के आप मीडिया पॉइंट पे खड़े होकर, तो ये काबिल अफसोस है। यकीनन देखिए इस तरह का जो है इश्तियालंगेज़ बयान देके उन्होंने शुरुआत कर दी। अब देखिए जब SIR पे बहस का मुतालबा कर रहा है पूरा का पूरा अपोजिशन, तो फिर उनको इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब 3-4 दिन ऐसे ही जाएंगे। आज स्पीकर ने कहा है, ओम बिरला ने, लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि हम मिल बैठ के जो है इस मामले को सेटल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो तृणमूल कांग्रेस के MP है उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के एरियाज़ में, ख़ास तौर पे मगरबी बंगाल में, उन इलाक़ों में जहाँ पे वोट 100% तृणमूल कांग्रेस के जो है वोट हैं, उन इलाक़ों में SIR हुआ ही नहीं है। मतलब ये कि BLOs को वहाँ
भेजा ही नहीं गया, वहाँ पे फॉर्म कबूल ही नहीं किए गए, फॉर्म लिए नहीं गए, फॉर्म तकसीम नहीं किए गए। जी। उन्होंने कहा, तो इससे उन्होंने कहा कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे वहाँ के वोटरों का वोट देने का हक जो है छीन लिया जाएगा। छीन लिया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो है तशवीश की बात है कि बीजेपी की, देखिए अब आप इसको हठधर्मी कहेंगे क्या कहेंगे, कि जो उसको वोट नहीं देता जी। उसका वोट छीनने का अब SIR के ज़रिए काम किया जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के जो है MP ने कहा था, जो मरकज़ी वज़ीर हैं बिहार से जिनका ताल्लुक़ है, आपको याद होगा 2014 में जब इलेक्शन चल रहे थे तो बीजेपी के MP ने खुल के कहा था कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए। गिरिराज सिंह, हम गिरिराज सिंह उनका की ही बात है, नाम बिल्कुल। लेने से नहीं जी। कतराएंगे, क्योंकि गिरिराज सिंह ऐसे लीडर हैं, जी। मानता विश्वास ऐसे योगी आदित्यनाथ, जी। बीजेपी के ऐसे लीडरान हैं, जब भी ये मुंह खोलते हैं इनके मुंह से सिवाय मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ जहर और आग की कोई दूसरी चीज़ नहीं निकलती। जी सजा सब। जी बिल्कुल। तो गिरिराज सिंह ने जब ये कहा था कि जो मोदी को वोट नहीं देता वो जो है पाकिस्तान चला जाए, तो ये बड़ा जो है ये बड़ा इशू बना था उस ज़माने में। तो इसका जो है उनको इनाम मिनिस्ट्री की शक्ल में दिया गया था गिरिराज सिंह को। तो उस वक्त से लेके आज तक वो मिनिस्टर हैं। दो अवार्ड जी। थे उनको उस वक्त, जी, गिरिराज बिल्कुल। सिंह को। एक अवार्ड तो ये था कि उन्होंने इस तरीके की इश्तियाल अंगेजी की है। दूसरा, उन्होंने कन्हैया कुमार की जो सियासी सफ़र है उसको ख़त्म कर दिया था। इस तरीके का दावा भी उन्होंने किया था कि वो बेगूसराय से वो कन्हैया कुमार के मुकाबले में इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। उसी वक्त उन्होंने ये बयान दिया था और काबिल अफसोस बयान था, काफ़ी मजम्मत भी हुई उनके बयान की। मगर जिस तरीके से सज्जाद साहब ने कहा है, जो भी मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा जहर उगलता है, जो भी फ़िरका परस्ती की ज़्यादा फ़िरका परस्ती की बात करता है, उसे एजाज़ दिया जाता है। हद तो ये है कि हमने देखा कि बिल्किस बानो के जो मुजरिम थे, अस्मत रिजी के जो मुर्तकब हुए थे, जिन्हें सज़ा सुनाई गई थी, उनके पैरोल पर रिहाई के बाद गुजरात में उनकी गुलपोशी होती है। तो ये जो है ये बीजेपी की सियासत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी की जो है जानिबदाराना सियासत है, शरंगेज़ सियासत है, गैर शफाफ सियासत है, बददियानती की जो है मिसालें कायम की जा रही हैं। जहाँ भी हम देखेंगे तो इसी बददियानती के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में अपोजिशन ये कह रहा है कि SIR का जो इशू है उस पर बहस कराए। देखिए, बहस का मतलब ये होता है कि ऐवान में अगर बाज़ाब्ता इस मामले पर बहस होती है तो हर MP को अपनी बात रखने, अपने दलाइल रखने और जो है इसके ख़िलाफ़ अपना जो है तहरीर जो है हवाले करने का जो है उसको मौका मिलता है स्पीकर के, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ जाती हैं तो फिर जो है प्रेशर बनता है और जो है हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है कि अपोजिशन की बात सुनने के लिए। और SIR में जो भी जो है धांधियाँ बोलिए आप, तब्दीलियाँ बोलिए आप, साजिशें बोलिए आप, शफाफियत बोलिए, जो भी जो है बहरहाल शफाफ कराने के लिए पाबंद होना पड़ता है। तो बहस का जो है मतलब यही है पार्लियामेंट में। ये क्यों अपोजिशन कह रहा है कि बहस कराओ? बहस कराने का मतलब, बहस कराने का मतलब वो जो हक़ाइक़ है, जी, जो जिसकी पर्दापोशी की जा रही है, बिल्कुल, वो जो है वो जो मुतासरा लोग हैं, जिन हलकों में तासुब का काम किया जा रहा है, जिन हलकों में जानिबदारी का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, वो हलकों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होगी। पार्लियामेंट में अराकीन पार्लियामेंट जो मुतासिर है वो अपनी बात रखेंगे, अपोजिशन अपनी बात रखेगा। लामहला उसका जवाब अपोजिशन को, मतलब बरसर इख्तिदार सियासी जमात को देना पड़ेगा, क्योंकि मुताल्लिक़ा वजारत जो है जो इलेक्शन कमीशन जिसके भी तहत आता है, तो उन्हें तो अपडेट तो वो पूरी ही देंगे। तो फिर किस तरीके की पेश कदमी हुई है, कहाँ पे कोताही हुई है, कहाँ पे शफाफियत बढ़ती गई है, ये जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा है कि हम मुसलसिल 2014 के बाद से देख रहे हैं कि अगर किसी ट्रेन का कोई हादसा होता है तो वो मतलब वजीर ट्रांसपोर्ट वो जवाब देते हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देते हैं, या फिर कोई दूसरा वजीर जो है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है रेलवे से, वो जवाब देता है। अगर फाइनेंस का कोई मसला पैदा हो जाता है तो होम मिनिस्टर उसकी वजाहत देते हैं। होम का अगर कोई मसला, दाखिली मसला हो जाता है तो उसकी जो जवाबदेही है कोई और वजीर उसकी जवाबदेही देता है। तो यहाँ पर जो है वो जो जिम्मेदारान है
जिम्मेदारान का तयन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि रवि साहब आपने कहा कि जिम्मेदारों का तयन नहीं होता। देखिए सीधी बात है कि अगर अपोजिशन मीडिया के सामने बोल रही है, अगर अपोजिशन अखबारों में बयान दे रही है, अगर अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के पास तहरीरी याददाश्त पेश कर रही है, अगर अपोजिशन सब कुछ ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन इसका वज़न नहीं होगा। वज़न इस बात का तभी होगा जब आप पार्लियामेंट में ये मसला उठाएंगे। यकीनन अवामी मसला है, अवामी प्लेटफॉर्म पर अगर बिल्कुल उठता है तो यकीनन उसका कोई हल निकलेगा, जी मुस्बित नतायज साबित होंगे। SIR के ताल्लुक से हुकूमत जो इसकी शफाफियत की दावे कर रही है वो पेश कर सकेगी। बिल्कुल। अपोजिशन जो इसमें धांधलियों की बात कर रहा है वो अपना मौक़िफ़ वहां पर रख सकेगा। हुकूमत यहाँ पे जवाब देने की पाबंद हो जाएगी। यकीनन मेंबर जब उठाएगा, आवाज़ उठाएगा, जब सवाल करेगा तो इस सवाल का जवाब देने गो के हमने देखा है माजी में भी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है इन हिंद पाक जंग पे भी जो है बात हुई थी, उससे पहले भी जो है वक्फ तरमीमी बिल पे भी बात हुई थी। लेकिन इन सारे जो है मामलात पे बहस तो हुई, लेकिन बीजेपी ने गोल मोल सा जवाब दिया, तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया और बीजेपी ने सारे जो है मामलात को सर्द खाने में डाल दिया है। फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी है अपोजिशन की कि ये मामला पार्लियामेंट में उठाए और यही जो है उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी का यही एजेंडा है कि अब जैसे कि पाकिस्तान हिंद पाक जंग हुई थी, उसके बाद जब अचानक ट्रंप ने जो है कहा था कि मैंने जंग रुकवा दी है, तो कांग्रेस ने कहा था कि इस पे फौरी कुल जमाती इजलास बुलाया जाना चाहिए या पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं बुलाया गया। फिर बाद में जब अपने शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान की माफ़ कीजिएगा पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, तो उस वक्त अपोजिशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हिंद पाक जंग पे, ट्रंप के बयान पे और पुलवामा पहलगाम के वाक़े पे हुकूमत सारी जो है तफसीलात रखे और ये बताए कि वो जिन्होंने हमला किया था वो कहाँ गायब हो गए हैं। तो इस पे भी एक हफ्ते तक पार्लियामेंट को जो है तातुल का शिकार बनाए रखा गया। एक हफ्ते तक पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चली, तो उसके बाद बीजेपी राज़ी हुई थी जी इस पे बहस के लिए। तो जब उसके बाद इत्तेफाक हुआ कि बहस कराया जाएगा, उसके बाद बहस कराई गई, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। बीजेपी ने मानने से इनकार ही कर दिया। मोदी ने तो ट्रंप का नाम लेना तक गवारा नहीं किया। हालांकि दौरान पार्लियामेंट जब जो मॉनसून इजलास चल रहा था, उस मॉनसून इजलास के दौरान भी ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि वो जो 7 या 8 जो है कुछ हवाई जहाज जो होते हैं फौजी जहाज वो मार गिराए गए। ट्रंप ने वजाहत नहीं की किसके कितने गिरे, क्या हुआ वो नहीं, तो उसी के ऊपर भी बात हुई थी जिसको ट्रेजरी बेंच ने नजरअंदाज कर दिया। तो नादरीन, ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट सेहतमंद, अगर जमहूरियत को बरकरार रखना है तो पार्लियामेंट में अपोजिशन को भी अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। और जब पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ अपोजिशन पेश करता है तो उसके जवाब में जहाँ पर भी शफाफियत और गैर जानिबदारी बढ़ती जा रही है उसकी वजाहत ट्रेजरी बेंच को करना चाहिए। मगर यहाँ पर जो है एक आमिराना निज़ाम के तर्ज पर काम किया जा रहा है, वही जिसकी लाठी उसकी भैंस के तरीके पर काम किया जा रहा है। और आमिरियत का जो एक सबूत जो है वो उस वक़्त मंजर आम पर आया जब हुकूमत ने संचार साथी नामी एक ऐप जो है, एप्लीकेशन है जो मोबाइल फ़ोन में नस्ब होता है, इंस्टॉल होता है, उसको मैंडेटरी कर दिया, लाजमी कर दिया। ये एक ऐसा ऐप है जिसके मुतालिक अपोजिशन का कहना है कि ये जो शहरियों की हक़ राजदारी है, आइन के आर्टिकल 21 के तहत जो हक़ राजदारी है उसके ये खिलाफ वर्जी है और उसको पामाल करने का काम किया जा रहा है। अपोजिशन इस पर सख्त नाराज़ है और जो है इसको ये कहा जा रहा है कि आपको नाज़रीन याद होगा कि पेगासस नामी एक ऐप जो था इसराइल का, उसके ज़रिए से आपकी राजदारी जो है, आपके मोबाइल फ़ोन से जो तमाम डेटा, आपका पर्सनल डेटा हो या फिर आपके निजी ज़िंदगी के आपके कुछ
वॉइस नोट्स हो, तस्वीरें हो, वो तमाम को कलेक्ट करना, इकट्ठा करने का काम, आपके मोबाइल फ़ोन से चुराने का काम जो है पेगासिस कर रहा था, जो जिसके इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े जो सियासी लीडरान हैं अपोजिशन के हो या फिर बड़े कारोबारी हो, ताजरीन हो, उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बात का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। मगर अब हुकूमत की रास्त निगरानी में एक ऐप जो है संचार साथी जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। उसको हर मोबाइल फ़ोन में उसको रखना, नस्ब करना, इंस्टॉल करना लाजमी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत ने ये जो है अहकाम जारी कर दिए हैं। संचार निगम लिमिटेड, जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एक सरकारी इदारा है, तो उस इदारे की जानिब से संचार साथी के नाम से जो है एक ऐप जो है जारी किया गया है। और ये अहकाम जारी किए गए हैं कि हर जो है मोबाइल हैंडसेट में इस ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए लाजमी होगा। मतलब ये कि आपको, जैसा कि अभी आपने जो है आमरीत का जो है तज़किरा किया है, मतलब ये कि आपको आमरीत की तरफ ले जाया जा रहा है, आपको पाबंद किया जा रहा है, आपको हिदायत दी जा रही है, आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको हुक्म सुनाया जा रहा है कि हर मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करना होगा। अब देखिए, इस पे अगर के.सी. वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अगर इस पे एतराज़ जताते हैं तो यकीनन हर आम आदमी को जहन में ये बात है कि आखिर क्यों जो है हुकूमत ये मजबूर कर रही है कि आपको अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करना होगा। क्यों मजबूर कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पहले ही अभी हालिया दिनों में जिस तरह के जो है वाक़यात हो रहे हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि साइबर क्राइम के वाक़यात, के मोबाइल से डेटा चोरी करके पैसा निकालना, हवाला तो वही दिया जा रहा है कि इस तरीके के डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये ऐप बहुत मावन साबित होगा। मगर देखिए, कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है नई, तो उसके मुनफी और मुस्बित दोनों असरात होते हैं। मुस्बित असरात जो है उसके बहुत ही कम होते हैं और उसके मुनफी असरात जो है वो ज्यादा होते हैं। तो ये मुनफी असरात के हवाले से अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपका पूरा डेटा अगर संचार भारती कलेक्ट कर लेगा और अपने पास वो स्टोर कर लेगा, तो यकीनन आप जो है आपको एहतियात से रहना पड़ेगा। आपके कुछ निजी वीडियोस होते हैं, फोटोज़ होते हैं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में है वो, तो फिर उन्हें फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए या फिर मोबाइल फ़ोन में उनको रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है वो डेटा पूरा जो है तफसीलात जो है वो संचार साथी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो है कांग्रेस का एक कहना है कि आइन के आर्टिकल 21 की जो है ये खिलाफ वर्जी है। जो ये आर्टिकल 21 आइन का जो है हमें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की आज़ादी देता है। हमें जो है एक हर तरह की जो है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की, सीधी सी बात है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने की आज़ादी देता है। और आपकी मर्ज़ी पे अगर कोई मुसल्लत होना चाहता है तो ये आइन के खिलाफ वर्जी है। तो के.सी. वेणुगोपाल का यही कहना है कि आप हमारी प्राइवेसी में जो है मुदाखलत कर रहे हैं। महकमे टेली कम्युनिकेशन की जानिब से ये हिदायत जारी हुई है और ये मैंने जैसा कि अभी कहा कि ये हवाला दिया जा रहा है महकमे टेली कम्युनिकेशन की जानिब से कि ये जो ऐप है, ये ऐप के ज़रिए से साइबर सिक्योरिटी और जो फ्रॉड को रिपोर्टिंग करने का जिस तरीके से भी आपके साथ धोखा हो जाता है, किसी किस्म का माली धोखा हो जाता है या फिर कुछ और आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपका हैक कर लिया जाता है, तो इस तरीके की जो जानकारी है और उसकी शिकायतें हैं आसानी के साथ इस ऐप के ज़रिए दिए जा सकते हैं। मगर अहम बात यहाँ पर यही है कि आपका डेटा जो है, वो जो आपके फ़ोन में आपका डेटा मौजूद होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि कुछ शख्सी भी मामलात रहते हैं, उसमें कुछ तफसीलात रहते हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस रहते हैं, कुछ ऑडियो मैसेजेस रहते हैं। ये तमाम जो डेटा है वो संचार भारती जो है आपका पूरा इकट्ठा करके अपने पास जमा कर लेता है, जो एक किसी भी हिंदुस्तानी शहरी की राजदारी के साथ, उसके पर्सनल लाइफ के साथ, उसकी शख्सी ज़िंदगी के साथ उसकी खिलाफ वर्जी इसको माना जाएगा। देखिए, प्रियंका गांधी भी ये कह रही हैं कि अगर कोई जो है हमें इस बात की हिदायत दे रहा है कि ये आपको लाजमी करना है जी, तो गोया वो हमें डिक्टेटरशिप के जो है दायरे में ला रहा है, हमें डिक्टेटरशिप के माहौल में वो खींच रहा है। अब देखिए, SIR अचानक जो है हुकूमत की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया कि SIR होगा, पूरी लिस्ट बर्खास्त, अब नई लिस्ट।
तो ये फैसला करने के लिए भी अपोजिशन से इत्तेफाक राय ज़रूरी होता है, पार्लियामेंट में बहस ज़रूरी होती है और काबीना में मंजूरी ज़रूरी होती है, सारी चीज़ें इसकी होती हैं। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और बिहार में इलेक्शन का दौरा है, 1 महीना इलेक्शन की डेट आने के लिए सिर्फ 1 महीना था। अचानक ऐलान होता है कि बिहार में SIR लागू हो गया है, अब सभी को जो है सभी के वोट ख़त्म हो गए हैं, अब नए वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। नतीजा क्या हुआ? 70 लाख वोट गायब हो गए जी। आप अंदाज़ा लगाइए, 70 लाख वोट गायब हो गए हैं। और इस मसले को जब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रुजू किया गया तो उनका कहना था कि ठीक है, आप जो है अब आप अपलोड कीजिए, इलेक्शन हो गया, आपके वोट छीन लिए गए, आपके इख्तियार को छीन लिया गया, और अब आप कहा जा रहा है कि ठीक है आप कर लो। नोटबंदी अचानक कर ली गई, ये भी एक डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल थी। तो बहुत सारी मिसालें हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि आम आदमी को किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से अपने अब आप गिरफ्त में देखिए, लिया जाए। आप महकमे टेलीकम्युनिकेशन जो है, जी। मोबाइल बनाने वाली सारी कंपनियों से ये उन्हें ये हुक्म देता है कि अंदरून 90 दिन जितने भी मोबाइल फोन बनेंगे उसमें पहले से ही इस ऐप को नस्ब कर दिया जाए। यानी ये कि आपको अगर मोबाइल फोन आप खरीदते हैं, ये 90 दिन के बाद जब जो भी मोबाइल फोन आप खरीदेंगे उसमें आपको पहले से ये ऐप मिलेगा, मौजूद मिलेगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल ईमेल आईडी आप उसके ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं अपने नए मोबाइल फोन पे, रजिस्टर्ड करने के साथ ही जो है वो जो है आपका पूरा डेटा उसके पास चला जाएगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नहीं चाह रही है कि स्मार्टफोन्स जो है या फिर आईफोन्स जो है ये फोन ना चले, लोग जो है पूरे पुराने उसमें आ जाए, बेसिक मोबाइल फोनों पर आ जाए, ताकि जो है वो जो अगर बेसिक मोबाइल फोन अगर आपके पास रहता है तो उस पर कोई ईमेल आईडी वगैरह कोई रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहती, कोई फ्रॉड का मामला नहीं होता वहां पर। तो जिस तरीके से हुकूमत जो है ढकेल रही है आपको, आप देखिए, अब कोई शख्स है उसको इस बात का डर है कि उसकी अपनी राजदारी जो है, उसकी अपनी शख्सी जिंदगी का इंकशाफ हो जाएगा या फिर वो खुलकर सामने चले जाएगा, थर्ड पार्टी के पास उसकी जो शख्सी तफसीलात है वो चली जाएंगी, तो लाजमी बात है वो कुछ ना कुछ तो एहतियात करेगा उसके लिए। तो फिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है बेसिक मोबाइल फोन जो है उसकी तरफ मतलब मुल्क को ले जा रही है, शहरियों को ले जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अहकामात जारी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हुक्म सुनाए जा रहे हैं, एक जमहूरी मुमलिकत में जहां आवाम की हुकूमत है वहां इस तरह के जो है अहकामात क़तई जो है काबिल कबूल नहीं है। कांग्रेस का भी यही कहना है, आइन का भी यही कहना है, इस मुल्क के दस्तूर का भी यही कहना है कि आप जो है आवाम पे अपने फ़ैसले थोप नहीं सकते। आप आवाम को किसी न किसी तरीके से जो है अपने दायरे में नहीं ले सकते, आप आवाम को सज़ा नहीं दे सकते। जैसा कि जो है SIR है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ जो है वोटर, जिन जिन इलाकों में वोटर जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट देते हैं उन इलाकों में जो है बिल्कुल नाम पूरी तरीके से हज़फ कर दिए जाएंगे, वहाँ नाम शामिल ही नहीं किए जाएंगे, मतलब उनको वोट देने के हक़ से महरूम किया जाएगा। तो ये गैर मतलब एक मुनज़्ज़म तरीके से एक जो खौफनाक किस्म की ये साजिशें हो रही हैं, यकीनन ये बहुत ही तशवीश का बायस है। यकीनन देखिए बीजेपी आज इख्तिदार से बाहर होते होते रह गई है जी। वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की जो ये हरकतें हैं, एक जानिब SIR करवाना, दूसरी जानिब जो है अचानक ये अहकामात जारी कर देना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो है अहकामात आ जाना कि संचार साथी एक ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा। देखिए जो हुकूमत हमें ये हिदायत देती है, जो क्राइम के मतलब एक जो IT माहिरीन हैं हमें ये हिदायत देते हैं कि आप कोई अननोन ऐप जो है डाउनलोड ना करें। अब हुकूमत ये हमसे कहेगी कि इस ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए लाजमी है, तो सीधी सी बात है वो हमारे डेटा निकालना चाहती है, वो देखना चाहती है कि हमारा क्या रवैया है, हमारी क्या बात है, हमारा क्या जो है मंशा है, हमारी क्या जो है प्राइवेसी है, हमारे क्या ख्यालात हैं, ये सारे कुछ वो अपने पास रखना चाहती है।
तो ये देखिए, एक शहरी की राजधानी के ऊपर कार्य कर रहे प्रियंका गांधी ने यही कहा है कि ये कोई एक बात नहीं है, और ये जो कोई ये मोबाइल फोन के जरिए से जासूसी करना तक महदूद नहीं है, ये इससे बढ़कर है। हुकूमत आमिरियत को जो है, बीजेपी हुकूमत जो है आमिरियत को फ़रोग़ दे रही है, और बीजेपी के ये रवैये से ऐसा लग रहा है, और इससे ये बात साबित भी हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, अवामी किसी भी मसले पर वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और उसके मुताल्लिक़ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखा कल रात में भी और आज दिन में भी, नेशनल न्यूज़ एजेंसी है तो उस पर प्रियंका गांधी बात कर रही थी। बड़ा जारहाना तेवर उनके थे, बड़ी जारहाना अंदाज में उन्होंने ये बात कही, और आज जो है वो मुसलसिल ये कह रही हैं कि ये जो तरीक़ेकार है संचार साथी का, जो उसको नस्ब करना, इंस्टॉल, वो ऐप को इंस्टॉल करना अपने मोबाइल फ़ोन में, अहकामात महकमे टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से जो जारी किए गए हैं, वो एक आमिराना हद से बढ़ गए हैं, आमिरियत के जीता जागता सबूत है। बिल्कुल यकीनन। देखिए, संचार साथी ऐप के हवाले से इस तरह के महकमा टेलीकॉम की तरफ से इस तरह की हिदायतें जारी करना, तमाम फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को ये हिदायत देना, तमाम फ़ोन इंपोर्ट कंपनियाँ, आनन में देखिए आप, एक तरीके, एक जमहूरी निज़ाम है, अगर कोई बात पहले आती है, कुछ बुलाया जाता है, आप फौरन, एक मसला चलते रहता है, गर्म है, SIR का इशू पूरे मुल्क में सरगर्म है, उसमें आप संचार साथी को लाकर आपने डाल दिया। एक के पीछे एक जो ये जो इशू डाइवर्शन टैक्टिस है, मौजू जो मसाइल है, वो मसाइल से लोगों के जहन को हटाने का जो मामला है, यह बड़ी महारत के साथ बीजेपी इन हरबों को इस्तेमाल करती है, और इन हरबों के ज़रिए ही जो है अवाम को गुमराह रखने का काम किया जा रहा है। इस तरीके का इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से मुसलसिल लगता आ रहा है, और हमने भी इसका मुशाहिदा किया है। हम भी ये देख रहे हैं, एक मौजू आता है, अगर कोई चीज़ अगर सरगर्मी के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ में अगर वो पड़ती है, तो फिर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, पूरी तवज्जो वहाँ से हटा दी जाती है, खा वो तेल का कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, या तेज़ी के साथ बढ़ती हुई महंगाई हो, या सोने का जो सोने की रसाई है, गोल्ड की रसाई एक आम आदमी के दस्तरस से दूर हो जाए, तरकारी और रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। तो ये सब सारे मसाइल पर कोई बात नहीं कर रहा है, डाइवर्ट कर दिया गया है इन तमाम चीजों से। ये इश्यूज को, ये जो अहम मसले, बेरोजगारी का मसला है, वजीर आजम एक टेलीविजन चैनल के पास बैठकर इंटरव्यू देते हैं कि आपके टेलीविजन चैनल के बाहर जो है पकोड़े तलने वाला भी रोजगार, पकोड़ा तलना भी रोजगार है। इस तरीके की बात अगर वजीर आजम करते हैं और उस पर बात नहीं होती, उस पर बहस नहीं होती, तो ये डाइवर्शन टैक्टिस है, उसका बड़ी महारत के साथ बीजेपी इस्तेमाल करती है। देखिए कितना अलमिया है ये, कितनी बुरी बात है, कितना जो है आवाम के साथ धोखा है कि एक तो आप जो है हुकूमत होने के बावजूद आवाम की फलाह बहबूद के काम नहीं कर रहे हैं, आवाम की राहत के काम नहीं कर रहे हैं, आवाम को महंगाई से राहत आप देना नहीं चाहते, आवाम को रोज़गार आप देना नहीं चाहते, आवाम के रोज़गार छीने जा रहे हैं, छोटी सनतें बंद की जा रही हैं, हालात जो है बहुत ही मुश्किल कर दिए गए हैं आवाम के लिए। और एक जानिब तो ये हो रहा है और दूसरी जानिब आवाम पे फिर एक नए अज़ाब जो है नाजिल किए जा रहे हैं, कभी SIR के नाम पे। आप तो देखिए जैसा 2014 के बाद से 2026 में जा रहे हैं, आपने कभी 15 लाख रुपए के मामले में हर अकाउंट में 15 लाख की जो बात की गई थी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बात की थी, उस पर कभी बात हुई? बीजेपी ने कभी उस पर मुंह खोला? हाँ, नितिन गडकरी ने मुंह खोला इस मसले पर और कहा कि वो एक झांसा था, हमें खुद यकीन नहीं था कि हम इतनी अक्सरियत से जीत जाएंगे, अब जो मुंह में आया बोल दिए, अब उसको पूरा नहीं कर सकते। 2 करोड़ हर साल नौकरियों का वादा किया गया था, वो वादे को फरामोश कर दिया गया। इस पर कभी बहस नहीं हुई, इस पर कभी बात नहीं हुई, ना पार्लियामेंट के अंदर हुई, ना ये गोदी मीडिया के टेलीविजन चैनलों पर इसके ऊपर बहस हुई। बहस अगर होती है तो मौलाना महमूद मदनी के उस बयान पर होती है जिसमें उन्होंने शिद्दत पसंदी के खिलाफ में अगर कोई जिद्दोजहद
जदोजहद करता है तो उसको अगर उन्हें किसी चीज से मंसूब किया तो उस पर बहस होती है, और उस पर ऐसी बहस होती है कि वो लगातार हफ्ता भर चलती है। बिल्कुल वो एक ही मौजू पर, क्योंकि वो एक मौजू मौजू ऐसा है कि पोलराइजेशन आसानी से होता है, उसमें वो लोगों को जो महमूद मदनी के नजरियात के ऐन खिलाफ सोचते हैं वो लोगों को मुत्तहिद करने का एक बेहतरीन जरिया बनता है। और फिर जो इल्जाम अपोजिशन की जानिब से गोदी मीडिया पर लगा है वो इल्जाम भी तो वो सच साबित होना है। इस तरीके के बयानात को लेकर आप महीनों हफ्तों बहस करते हैं, मगर बेरोजगारी पर आप बहस करने के अहल नहीं है। 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा वजीर आजम नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने से कबल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में फिर कर किया था। 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में लाने की बात कही थी। काला धन जो है, जो पड़ा हुआ है स्विस बैंक में, बैरूनी मुमालिक के बैंकों में पड़ा हुआ है, वो वापस लाने की, हजारों करोड़ रुपए वापस लाने की बात कही थी। मगर आप ही के राज में नीरव मोदी पैसे लेकर भाग गए, विजय माल्या पैसे लेकर भाग गए, मेहुल चौकसी पैसे लेकर भाग गए। यहाँ पे आने के बजाय उल्टा हिंदुस्तान का जो पैसा है वो वापस हिंदुस्तान के बाहर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है, बल्कि अभी भी जा रहा है मसलसल। अब देखिए किस तरह की सूरत हाल इस मुल्क में है, इन हक़ाइक़ को बयान करने से भी जो है बीजेपी को गुस्सा आ जाता है। कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था जबी साहब कि ये मौजू से हटके हैं मगर बात अहम है। एक जो है छोटी सी स्टोरी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक माँ है, उसके 5 नाबिना बच्चे हैं, वो पछड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसको खाने के लिए उनके बच्चों को एक दिन इंतज़ार करना पड़ता है। मतलब एक दिन खाना मिलता है उनको, फिर एक दिन खाना नहीं मिलता, फिर तीसरे दिन खाना मिलता है। मतलब अपने खाने के लिए एक दिन इंतज़ार करना पड़ता है इन बच्चों को, नाबिना बच्चों को, और उस माँ को जो है घास काटने का काम करती है। तो ये जो है सूरत हाल आज हमारे मुल्क की हो गई है कि इस मुल्क के बच्चों को जो है खाना के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी खुराक के लिए एक दिन का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल से आपने इस मुल्क को दो चार कर दिया और फिर आप चाहते हैं कि जो है लोग ये बात ही ना करें, आपकी नाकामियों पे सवाल ही ना उठाएं। नाकामियों पे सवाल का नहीं है। एक मेरे को अभी ये चल रहा था बात, तो एक हालिया कुछ अरसा कबल पिछले आसाम के असम्बली इंतखाबात के बाद जो वजीर दाखिला अमित शाह जो है आसाम के दौरे पर थे और उन्होंने इत्तेफाक से, इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो है मीडिया का सामना करने से जो है बीजेपी के कायदीन डरते हैं, वो उन्होंने एक इत्तेफाक से वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक सहाफ़ी जो एक मतलब एक खुददार दयानतदार सहाफ़ी ने सवाल किया था कि हेमंता बिस्वास को आपने करप्ट कहा था, चोर कहा था और उन्हें मतलब जेल भेजने की बात कही थी। अब वो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसके बारे में तो नहीं भैया, इस तरीके के सवालात नहीं करते। अमित शाह का ये जवाब था, ये जवाब था। तो ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि ये साहब आप उसका जवाब देना था, मुस्बित अंदाज में उसका जवाब देना था, या फिर आप कहना था कि ठीक है थे हम तहकीकात करें, वो खाती नहीं पाएंगे। इस तरीके का जवाब अमित शाह वहां दे सकते थे, मगर उस सहाफी को उन्होंने कहा कि इस तरीके के सवालात आप नहीं कर सकते भैया। हैदराबाद में भी एक वक्त जो है पार्लियामेंट बल्दी इंतखाबात के लिए कुछ कैंपेन में वो आए थे, तो वो बात कर रहे थे। तो एक हमारा तेलुगु न्यूज चैनल का हमारा साथी है, वो उनकी गाड़ी पे चढ़ गया। वो बात करते हुए उसने पूछा कि वो जो केसीआर हुकूमत के खिलाफ में आप चल रहे हैं, जबकि केसीआर का बड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप सेक्रेटरीट से उठ के आकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। इस तरीके उसको मुस्बित जवाब देने के बजाय उन्होंने, अमित शाह ने, ये तो यही वजह होगी शायद के पास उनके पास कुछ जवाब नहीं रहता, या फिर वो फौरी तौर पर सोचकर कुछ बात नहीं कर सकते, स्क्रिप्टेड बात करने के आदी हैं। इसीलिए जो है मीडिया का सामना करने से अमित शाह हो या वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के दूसरे कायदीन हो कतराते हैं। जी बिल्कुल, देखें यकीनन, सॉरी माफ करना, ना सिर्फ मीडिया से बात करने के लिए बल्कि पार्लियामेंट में भी किसी भी मसले पर जब अपोजिशन मुतालबा करता है बहस का, तो वो बहस कराने के लिए उससे वो मतलब कतराते हैं, किनारा कशी इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सवाल यही हो रहा है यहाँ पे कि आपने एक ऐप जो है इंस्टॉल करने का, संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने की हिदायत जारी की। आप आवाम को हिदायत दे रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन वालों को भी हिदायत दे रहे हैं, बनाने वालों को भी आप कह रहे हैं, सख्ती से कहा गया कि 90 दिन में आप पहले ही मोबाइल फोनों में इंस्टॉल कर दें इसको। बिल्कुल, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ोन, उनको भी आप हिदायत दे रहे हैं। तो ये सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि आप इतनी जो है
उजलत के साथ ये फैसले क्यों कर रहे हैं? अब जब लोग जो है ये सवाल करते हैं तो फिर बीजेपी बोलती है कि मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी हो, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। तो अब यहाँ बीजेपी ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी सोशल मीडिया से भी बौखलाहट का शिकार है। जी सोशल मीडिया से जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, उससे भी बीजेपी जो है खौफज़दा है और वो चाहती है कि जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है वीडियोस वायरल करते हैं उनके गिर्द शिकंजा कसा जाए। ये जो है एक मंशा, कैसे कई मंशे हैं। जैसे कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आप चाहते हैं कि आप हर शख्स का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो है आप अपने मतलब कंट्रोल में रखें, आप उसमें जो है क्या क्या सरगर्मियां हैं, सारी सरगर्मियां, आपको याद सारे होगा ना डेटा रजा साहब, कितना हंगामा आ रही हुई थी पिगासस का, जो जी बिल्कुल वो जी जो एप्लीकेशन के इस्तेमाल जी का मसला हुआ था, यहूदी वो बहुत हंगामा आ रही उस पर बिल्कुल भी थी। वो राहुल गांधी भी उसकी जद में आए थे, जी तेजस्वी यादव भी उसकी जद में आए जी थे, बिल्कुल अखिलेश यादव भी उसकी जद, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू जी नायडू के तक नाम आए थे उसमें। बिल्कुल सभी जी के मोबाइल जी। फ़ोन जो है हैक किए गए थे। लेकिन अब तो यहाँ हैक नहीं किया जा रहा बाकायदा है, बल्कि हिदायत जारी आप की जा रही है। बोल के किया जा रहा है कि हम आपका जी डाटा ले रहे हैं। हम डाटा ले रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि इंतहाई जो है गज़ा में जब इंतहाई शरंगेज़ी हो रही थी इज़राइल की, तो उस वक्त जब जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है इस मामले को लेकर एहतजाज हो रहा था, तो जब इज़राइल के मग़रूर वज़ीर आज़म ने कहा था कि जिसके हाथ में स्मार्टफ़ोन है वो हमारे शिकंजे में है। ये जो है इजरायली वज़ीर आज़म का बयान है और उस बयान को आप यहाँ पे इस संचार साथी के ज़रिए ऐसा मालूम होता है कि सच करना चाहते हो। यकीनन संचार साथी के जरिए एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये जो डिजिटल फ्रॉड है, जी धोखाधड़ी या ऑनलाइन रॉबरी है, ये तमाम चीज़ों से आपको रोकने का काम किया जा रहा है, आपको बचाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि आपके वो तफसील उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ही ये मेंशन किया हुआ है, ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन में, कि आप अगर ये इंस्टॉल करते हैं तो ये तमाम चीज़ें होते हैं आपके साथ, आपका डेटा वगैरह वो जो है वो ट्रांसफ़र के होने की कभी इम्कान हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं कर्नाटका का, जहां पर DK शिव कुमार और सिद्धारामैया के दरमियान में पार्ट 2 लंच का एहतमाम किया जा रहा है। एक अहम बात यह है कि कर्नाटका का मशहूर जो नाटी चिकन है, वो नाटी चिकन जो है वो इस मेनू में रहेगा। सिद्धारामैया खुद जो है वो DK शिव कुमार के घर जा रहे हैं। तो जहाँ पर जिस तरीके की बात चल रही थी, जिस तरीके की हंगामा हो रही थी सियासत को लेकर, कुर्सी सदारत को लेकर, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर, DK शिव कुमार और सिद्धारामैया के दरमियान में जो तसादुम है, वो तसादुम को लेकर जिस तरीके के क़यास आ रही हैं और जिस तरीके की बातें और ख़बरें और अफवाहें चल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल होती नज़र आ रही है। देखिए 2 दिन पहले आपको याद होगा कि जब DK शिव कुमार दिल्ली से वापस आए थे, तो उस वक्त बाज़ाब्ता सिद्धारामैया और DK शिव कुमार ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इन दोनों की मीटिंग हुई थी अलहदगी में। मीटिंग में बड़े जो है मतलब है कि मीडिया वालों ने बड़ा शोर मचाया था कि सिद्धारामैया और DK शिव कुमार जो है खामोशी में अकेले में बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, न जाने क्या होगा, हुकूमत रहेगी कि गिरेगी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो है बड़ा जो है ख़ास तौर पे कर्नाटक के मीडिया में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है उछाली गई थी। फिर उसके बाद जो है अचानक इस मीटिंग के बाद सिद्धारामैया और DK शिव कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के नुमाइंदों को इनवाइट करते हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब देते हैं और वाज़ेह तौर पर ये बयान जारी करते हैं कि हम में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और DK शिव कुमार साफ़ तौर पे कहते हैं कि हमारे मुखालिफिन और बीजेपी नहीं चाहती कि जो है हमारी हुकूमत लंबी चले। वो जो है इस तरह की अफवाहें उड़ा के हमारी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका एक ख्वाब पूरा नहीं होगा। DK शिव कुमार ने ये बात कही थी। फिर उसके एक दिन बाद फिर जो है DK शिव कुमार की जो है बयान आता है बाज़ाब्ता, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी काबीना में भी कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे जो है हुकूमत के किसी भी जो है मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है, हम मुत्तहिद हैं और हमारी हुकूमत मुस्तहकम है। ये कल की बात है। आज फिर जो है बाज़ाब्ता जो है दोनों के
डी के शिव कुमार ने जो है सिद्धारामैया को लंच पे बुलाया है, चीफ मिनिस्टर को, और जो है इस लंच के ज़रिए वो ये पैगाम फिर से देना चाह रहे हैं कि जो उछाल रहे हैं इस मसले को। नहीं संजय साहब, दो चीजें यहाँ पर काफी अहम है। एक तो ये है कि सीधा डी.के. शिव कुमार का दिल्ली जाके आने के बाद बयान, और दिल्ली में खुद पीटीआई को उन्होंने बात करते हुए, पीटीआई के कैमरा पर्सन से, रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई उजलत नहीं है, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ और मेरे को कोई ओहदे का ऐसा लालच नहीं है। पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा, पार्टी हाईकमान जो हुक्म देगा, उसकी तकमील मेरी जिम्मेदारी है, हुक्म बजा लाना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर कर्नाटका में भी जो है सिद्धारामैया ने भी इसी तरीके का बयान दिया था, जैसा कि डी.के. शिव कुमार ने कहा, सिद्धारामैया भी कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है कर्नाटका में, वो जो है ये हमारी जो कांग्रेस की हुकूमत है उसको मुस्तहकम होने नहीं देने के लिए इस तरीके की अफवाहें उठा रहा है। ये हकीकत कहीं ना कहीं नजर आती है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई जो है इनकार नहीं है। देखिए जब हुकूमत बनी थी सिद्धारामैया की, आपको याद होगा, जब हैरत अंगेज तौर पे कर्नाटक में कांग्रेस जो है वाज़ेह अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई थी, तो उस वक्त भी हैरत अंगेज तौर पर आप इसको कहेंगे तो थोड़ा सा मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर जो है अक़लियतों ने खुलकर जो है कर्नाटका में खुलकर अक़लियतों ने कांग्रेस का साथ दिया, जनता दल सेक्युलर को भी अक़लियतों ने नजरअंदाज कर दिया, उनकी पेशकश को, तमाम पेशकश को ठुकरा दिया। उसी का नतीजा हुआ कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ उन तमाम हलकों में जहां पर जनता दल सेक्युलर जीतते आई है, वहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस ने बहुत अच्छा सिला भी उसका दिया। वहां पर आवाम को उनके लिए बसें फ्री कर दी गई, मतलब बहुत सारे मराद जो है कांग्रेस ने वहां पर अक़लियतों को भी दिए हैं और अक्सरियती तबक़ात को भी दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन जैसा कि आपने कहा, मुसलमानों का एक बड़ा रोल रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, मुसलमानों ने खुल के कांग्रेस का साथ दिया है। और देखिए मुसलमान तो पूरे इंडिया में कांग्रेस का साथ क्यों दे रहे हैं, सीधी सी बात है कि बीजेपी की जो शरंगेज़ी है, बीजेपी के जो मंसूबे हैं, बीजेपी का मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से खुल के बीजेपी बोल रही है, जिस तरह से मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है, जिस तरह से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, और मुसलमानों को जिस तरीके से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो जो है बसवा शर्मा हो, चाहे कोई और लीडर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, सभी की ज़ुबान मुसलमानों के हवाले से चलती है तो बेलगाम चलती है, और ये चीज़ मुसलमानों को यकीनन पसंद नहीं आ रही है। तो अब इस मामले में देखिए मुसलमान जो है पूरी इत्तेहाद के साथ कांग्रेस को वोट दिया था। मुसलमान ने, सिद्धारामैया के हवाले से कहा जाता है कि सिद्धारामैया मुसलमानों के बहुत करीब रहे हैं कर्नाटक में, और मुसलमानों का उन पे पूरा एतमाद है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए ये भी जब कयास आराइयाँ चल रही थी, जब हुकूमत बन रही थी आज से 2.5 साल पहले कर्नाटक में, तो तब यही कहा था सियासी हलकों ने भी कि चूँकि सिद्धारामैया मुसलमानों से ज़्यादा करीब हैं, इसलिए हाई कमान चाहता है कि सिद्धारामैया को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वैसे भी वो तजुर्बेकार हैं, वो डील करेंगे। 2-3 साल से कांग्रेस, 2-3 मियादों से कांग्रेस वहाँ पे पावर में नहीं थी, तो बहरहाल सिद्धारामैया को इक़्तिदार सौंपा गया और यकीनन 2.5 साल हो गए हैं। तो उस वक्त कहीं कहीं किसी कोने खुदरे से एक आवाज़ निकल रही थी, वो आवाज़ ये थी कि जो है डी.के. शिव कुमार ने भी बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन दिया है कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो इसीलिए डी.के. शिव कुमार को भी मौका दिया जाएगा और शायद उन्हें 2.5 साल बाद चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो वो जो ज़माने में जो खबरें, ये तबसरे, ये तज्ज़िये, ये जो है अखबारी बातें जो सामने आई थी, उन बातों की बुनियाद पे वही अफवाहें, वही खबरें, वही तज्ज़िये, वही जो है कॉलम फिर से जो है कर्नाटक के अखबारों में छपना शुरू हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन जो है इनको होशियार होना पड़ा, इनको जो है अलर्ट होना पड़ा, सिद्धारामैया को भी और डी.के. शिव कुमार को भी, क्योंकि जब हालात, जब अफवाहें गर्म हो जाती हैं तो अपोजिशन को सीन लगाने में आसानी हो जाती है, एमएलएस में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माजी
की तलखियातें कांग्रेस को याद होंगी कि किस तरीके से वहाँ पे उनकी हुकूमत गिराई गई थी बीजेपी की जानिब से। तो बहरहाल जो कुछ भी हो, तो यहाँ पे अब फिर से जो है लंच पे सिद्धारामैया और डी.के. शिव कुमार का शामिल होना, डी.के. शिव कुमार का सिद्धारामैया को लंच पे इनवाइट करना, ये सारी चीज़ें इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस जो है कोई खाना खाली नहीं छोड़ना कोई चाहती। खाना खाली छोड़ना नहीं चाहिए। और जी। दूसरी चीज ये है कि मामूल पर हालात है, पार्टी के अंदरूनी और मतलब बैरूनी जो जी। जितने भी मामलात है जी। वो पूरे मामूल पर है। हुकूमत जो है मुस्तहकम है, और फिर जो है दोनों के दरमियान में अगर कुछ तलखियां थी भी तो वो हाईकमान ने उसको बड़े प्यारे अंदाज से हल कर लिया हल है। कर लिया है, एक दो अहम खबरें हैं, हमारा हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करने का। दो अहम खबरें जिसका सरसरी तौर पर तज़किरा करते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। कंगना रनावत जो रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुई है, जिसके हिसाब से यानी कंगना रनावत के हिसाब से हिंदुस्तान को आज़ादी 2014 से के बाद मिली। 2014 तक भी जो है हिंदुस्तान जो है वो ग़ुलाम था, पता नहीं किसका ग़ुलाम था, आरएसएस का। आरएसएस की सदारत को वो तस्लीम करती हैं, किसकी सदारत को वो तस्लीम करती हैं, 2014 से कबल वही जवाब देगी। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि 2014 के बाद जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। वही अब ये कह रही है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जो हंगामा आराई कर रहा है उसकी वजह ये है कि मतलब अपोजिशन की मुसलसल शिकस्त की वजह से वो उलझन का शिकार हो गया है, बरहम हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। इस तरीके की बात कंगना रनावत करें। और एक तेलंगाना की खबर है, नॉमिनेशन ज़मनी इंतखाबात जो सारी मजालिस मुकामी के इंतखाबात तेलंगाना में चल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये आवाम से अपील की है कि वो जो हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं, मतलब हुकूमत की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके हक़ में वोट दे ताकि आसानी से उनके काम हो सके। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक शख्स जो है तेलंगाना के मजालिस मुकामी इंतखाबात में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आए थे। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहें। अपना हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।